नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन 20-20 करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें आज से पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, कैरोलस लिनियस, अरस्तु या फिर मेंडल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको चाहे जीव विज्ञान पूछा जाए चाहे जूलॉजी पूछा जाए, दोनों का जो पिता है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, दोनों का फादर किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को, एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ बोटनी यानी कि जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, पितामह किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन का भौतिक आधार क्या है। यहाँ पर पूछा गया है जीवन का भौतिक आधार क्या है। क्या जीन है, कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर जीव द्रव्य है। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साइटोप्लाज्म। तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था, यानी कि आप इसे इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो स्लाइडेन ने नहीं, रॉबर्ट हुक ने, श्वान ने या फिर डार्विन ने। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, 1600 ईस्वी के आसपास रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो क्रियाएं होती है वो कहाँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मतलब एटीपी का निर्माण भी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी क्या है, एक तरह से इसकी ईंधन है, ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को पादप कोशिका से विभेदित करती है। इसका मतलब क्वेश्चन का ये है कि नीचे जो संरचनाएं दी गई है इनमें से कौन सी संरचनाएं ऐसी है जो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं या फिर पाई जाती हैं, लेकिन वही जो रचनाएं हैं वो पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल और ये सभी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से दोस्तों कोशिका भित्ति से यानी कि सेल वॉल, पर्णहरित मतलब क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल, ये तीनों चीज़ें जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में तो पाई जाती हैं, लेकिन ये तीनों पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो ये एक तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं से अलग करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि ये तीनों किस में पाई जाती हैं, पादप कोशिकाओं में, लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का डबल हेलिक्स मॉडल, एक तरह से इसको आप इंग्लिश में समझेंगे तो डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था। द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन देखते हैं, वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं शान, रॉबर्ट हुक और ग्रेगर मेंडल। देखो ग्रेगर मेंडल ने तो जेनेटिक्स का फादर हैं, ये तो जीन से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित कुंडली का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। स्लाइडेन एवं श्वान ने क्या होती, सेल थ्योरी दी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल पाउच कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल पाउच या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, क्या प्रोटीन संश्लेषण करना, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं आनुवांशिकी से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका संचालन करना किसका काम होता है, डीएनए का काम होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला यानी कि डीएनए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, आरएनए पाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है या राइबोसोम में पाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए वाली संरचना जो आरएनए है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड
कहाँ है, वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहाँ पाए जाते हैं, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी मैंने आपको पिछले ऑप्शन में बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। लेमार्क, डार्विन, अरस्तु, इन्हें नहीं कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46, 47, 56 या फिर 57। तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती हैं, 46 होती हैं। कहीं कहीं पर आपको दिया रहेगा 23 जोड़े। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, जोड़े पूछेंगे यानी कि पेयर पूछेगा, तो क्या आंसर लगा दोगे आप, 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, मतलब जेनेटिक डिजीज कौन कौन सी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, आनुवांशिक रोग कहा जाता है। तो आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं, वर्णांधता, ठीक है, यानी कि ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर ये सभी। तो दोस्तों वर्णांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये तीनों क्या हैं, ये आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिजीज़ हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लड़का पैदा होगा जब, यानी कि लड़का किन गुणसूत्रों से पैदा होता है। तो दोस्तों XX, XY, YY या YY। तो यहाँ पर अगर लड़का पूछा है तो X और Y गुणसूत्र के मिलने से क्या होता है, लड़का पैदा होता है, लेकिन X और X से क्या हो जाएगा, लड़की पैदा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। हीमोफीलिया मतलब जो ब्लड से रक्त से संबंधित डिजीज़ हैं, उसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वहाँ से खून निकलता है, खून बहने लगता है, तो दोस्तों साधारण व्यक्ति के अंदर उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो तुरंत ही रक्त का थक्का जमा देते हैं, जिससे वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया डिजीज़ होती हैं उसके अंदर रक्त मतलब चोट लगने के बाद रक्त बहता ही रहता है, वहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, आसानी से रक्त का थक्का नहीं जमता, इवन नहीं जमता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयरन की कमी हो जाती है, नहीं। रक्त का बहना कम नहीं होता, बिल्कुल। क्या आंसर हो जाएगा, रक्त का बहना कम नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, रक्त का बहना कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या जीन के बारे में पूछा गया है। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की भी इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो बिल्कुल क्या आंसर हो जाएंगे, ये तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। जीन को सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा है वाटसन, तीसरा है हरगोविंद खुराना और चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही जेनेटिक कोड, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। MPPSC 2020 का क्वेश्चन जो 2021 में आयोजित की गई थी उसका क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम कृत्रिम जेनेटिक कोड का निर्माण किया था और कृत्रिम संश्लेषण भी जीन का किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन। प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और ये सारी जो थ्योरी है किसने दी थी, डार्विन, लेमार्क, अरस्तु या फिर खुराना, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो क्या आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। तो मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, मेंडल है। इन्होंने किस पौधे का चुनाव किया था, मटर, डहेलिया, सरसों या फिर गेहूं। तो इन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंडनेस, जिससे कलर देखने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कलर में विभेद करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में समस्या आती है। तो कौन से जो कलर ब्लाइंडनेस एक व्यक्ति होता है उसे किन रंगों में फ़र्क महसूस नहीं होता है, क्या लाल एवं पीला या फिर हरा एवं पीला, लाल एवं नीला, लाल एवं हरा। तो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को लाल एवं हरा रंग में विभेद नहीं होता है।
आपको पूछा जाएगा कि वर्णांध व्यक्ति के जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है या फिर कौन सा टेस्ट किया जाता है जिससे पता लगता है कि उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है या है। तो इशिहारा कार्ड होता है, एक तरह की बुक होती है या कार्ड्स होते हैं। इशिहारा कार्ड को देखकर आप पता लगा सकते हैं, इसका टेस्ट होता है इशिहारा कार्ड टेस्ट। नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन आज का, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। मतलब जिसमें जीव द्रव्य के लेवल के जो जंतु होते हैं, गठित स्तर के गठित जंतु होते हैं, वो किस संघ के जंतुओं को कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा या ऑर्थोपोडा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, प्रोटोजोआ। दोस्तों आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही मॉडल पेपर, बायोलॉजी के मॉडल पेपर और बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।